कि ये 27वीं या 26वीं आईनी तरमीम का अनफिनिश्ड एजेंडा है। इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। मारूफ माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो ट्रांजिशन है और 27वीं तरमीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। एक तरफ तो कानूनी बहस है जो आईनी अदालत के हवाले से, उस पर काफी बात होगी, लेकिन एक बड़ी ट्रांजिशन जो है वो अब आर्टिकल 243 के तहत जो है वो होने जा रही है। चेयरमैन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो है वो अब रिटायर हो गए हैं। अब हुकूमत का ये कहना है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं और आर्मी चीफ की कमांड है वो नए नोटिफिकेशन होंगे। दोनों की मुद्दत जो है, दोनों ओहदों की मुद्दत एक मतलब फिर से शुरू होगी। आर्मी एक्ट में भी तब्दीलियां हुई। तो अशतर साहब आपको लगता है कि इस हवाले से जो कानूनी इबाहम अगर कोई था तो वो मुकम्मल तौर पर दूर हो गया है और अब कानून और जो लीगल पोजीशन है वो इस हवाले से वो मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर है? जी, इसमें कोई इबाहम होना नहीं चाहिए। और दूसरा जो इबाहम पैदा करने की इसमें कोशिश करते हैं वो शायद कोई इस मुल्क के लिए कोई दे नॉट डूइंग एनी सर्विस टू द नेशन एंड द कंट्री। देखिए, पहले जब हुआ देयर वाज नो टेन्योर, आपको याद होगा। और जब इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से वो कर दिया तो फिर कोर्ट में मामला गया। वहां पे कोर्ट ने कहा देयर इज नो टेन्योर, आप कानून साजी करें। और फिर कानून साजी हो गई और मुत्तफिका तौर पे कानून साजी हो गई। उसमें 3 साल का टेन्योर और 3 साल का एक्सटेंशन की बात आई। उसके बाद देयर वाज अनदर चेंज। वो चेंज ये था कि 5 साल का वो टेन्योर कर दिया और एज लिमिट खत्म कर दी गई। ये दो जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आए गए। अब जब ये सारा सिलसिला जो था वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फॉर 3 इयर्स। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी होता उसने भी 5 साल के लिए होना था। क्यों? क्योंकि वो नए कानून के तहत होना था। पहला वाला नोटिफिकेशन जो था वो पहले वाले कानून के तहत। फिर एक और उसमें चेंज आ गया और वही चेंज आ गया कि जो नॉमेनक्लेचर है जिसमें ये होल्ड कर रहे थे ऑफिस, उस वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब वो फील्ड मार्शल एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब आइन में जब तब्दीली आई और उसके साथ जो है तब्दीली आएगी और ये आ चुकी होगी इन द आर्मी एक्ट, इन द एयरफोर्स एक्ट, इन द नेवी एक्ट, उसमें जो है चीफ ऑफ डिफेंस जो है स्टाफ या फोर्सेस का नॉमेनक्लेचर आ गया। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उनके मतलब आ गया दैट ही विल होल्ड बोथ ऑफिसेस। तो उसका एक टेन्योर तो होगा ना। सो द टेन्योर इज 5 इयर्स। इसलिए नोटिफिकेशन जो आएगा वो उसमें आइन की भी तायीद होगी, आर्मी एक्ट की भी होगी। और ये चूंकि ये सारा सब सिलसिला हो गया तो अब सोचने की बात क्या होगी कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, पूरी दुनिया में जो मुनज़्ज़म जो अफवाज हैं उनके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होता है। क्यों होता है? पहले तो ये होता था कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आर्मर्ड कोर हो गई, इन्फेंट्री हो गई और इस तरह की और चीज़ें हो गई जो बर्री फौज के साथ है। नेवी में आपकी आबदोजें हो गई, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, आपकी जो बोट्स हो गई, आपके शिप्स हो गए। और एयरफोर्स में अब आपकी मिसाइल हो गए और ये जो आपका सारा सिलसिला है हवाई जहाज़ों का, फाइटर्स का, बॉम्बर्स का और ये सब कुछ। तो वो 3 फोर्सेस अलग अलग से काम करती थी। उनमें बिल्कुल कोहेजन हमेशा होता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कमांड वाली बात है ना, दैट अब चूंकि इसके अंदर 2 चीजें और आ गई हुई हैं। एक है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर तीनों फोर्सेस के पास, और साइबर तीनों फोर्सेस के पास। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सामने नहीं है और उनको सामने करना भी नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या जरूरत नहीं है कि आप एक सेंट्रल कमांड की बात करें। अमेरिका में उसको सेंट्रल कमांड कहते हैं, यहाँ पे आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाली या सर्विसेज वाली बात आ गई। हिंदुस्तान में भी ऐसे है, बहुत सारे ममालिक में है। सो इट इज फॉर दैट पर्पज, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
कि इसके और ये बातें जो हैं वो बहुत देर से चल रही थी. आई थिंक दिस वाज आल्सो समवेयर बैक इन ज़ियाउल हक़ टाइम आल्सो, जब ये बात की गई थी, जब न्यूक्लियर आर्सेनल की और ये सब चीज़ों की बात है. सो आई थिंक दैट इज फॉर दैट रीजन, और इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें साहब कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा भी कहा जा रहा है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का है. एक उनमें से इशू आर्टिकल 140A का है. अब ये एक पॉलिटिकल इशू भी है. अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आईनी तौर पर पाबंद किया जा सकता है सूबाई हुकूमतों को विदाउट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज किए कि वो बल्दियाती इदारों को जो है वो इख्तियारात, जिनमें माली इख्तियारात भी शामिल हैं, वो दें, और ये अरेंजमेंट किस तरह से जो है वो मुमकिन हो सकती है? आई हैव बीन प्रोपगेटिंग अबाउट दिस, और मैंने जो इख्तियार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, उनसे भी कई बार ये बात की कि जी जो है बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, और बल्दियाती जो इदारे हैं उनको हमें मजबूत करना है. मेरे जो लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उस पर भी मैंने हमेशा ये बात की, और मैं पिछले कोई 8-10 बरस से ये बात कर रहा हूँ. और मुझे खुशी इस बात की है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके ऊपर जो है एक कंसेंसस डेवलप हो गया है. क्या है कंसेंसस? पहला कि टेन्योर इंश्योर करना है बल्दियाती इदारों का. दूसरा, उसके अंदर सूबाई हुकूमतों की इंटरफेरेंस को रोकना है. तीसरा, उनकी फंडिंग. अब बल्दियाती इदारे हैं क्या? बल्दियाती इदारे वो हैं जिनको आप डेवलपमेंट का काम देते हैं. तो बल्दियाती इदारे वो हैं जिसके अंदर आपका वो जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनका होगा. बल्दियाती इदारों के पास टैक्स लगाने की बिल्कुल 100% इख्तियार होना चाहिए, और वो टैक्सेस जो हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में, यानी प्रोविंस के पास नहीं जाने चाहिए, वो वही रहने चाहिए. अब मसलन एक इलाका है संत नगर कह लें आप, या इलाका है समनाबाद का या लिहारी का, तो उसके जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास वहाँ की जो प्रॉपर्टीज है उनको टैक्स करने का इख्तियार होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी, ताकि जो वहां पे से पैसे आप कलेक्ट हो वो वहीं पे खर्च हो. ये तो गलत है कि टैक्सेस आप यहां से कलेक्ट करें और उनका खर्चा जो है वो किसी और जगह पे किया जाए. तो मुनासिब बात यही है कि टैक्सेस जो है उसकी कलेक्शन, उसका एक्सपेंडिचर वगैरह लोकलाइज्ड हो. उससे क्या होगा? इंटरफेरेंस जो अब होता क्या है कि एमएनएस कहते हैं जी हमें आप फंड्स मुहैया करें ताकि हम अपने इलाकों में डेवलपमेंट करा सकें. एमपीएस कहते हैं कि जी हमें आप फंड्स दें हम अपने इलाकों में ताकि हम री इलेक्ट हो सकें. उनकी तमाम तवानाइयाँ और तमाम सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ खर्च हो जाती हैं? डेवलपमेंट के काम में. काम उनका क्या है? उनका काम है लेजिस्लेशन. उनका काम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ओवरसी करना और उसको गाइड करना. उनका काम है अकाउंटेबिलिटी के मामलात को देखना. देखिए आपके यहाँ जस्टिस की कमेटी है, आपके यहाँ लॉ एंड जस्टिस की कमेटी, आपके यहाँ फाइनेंशियल जो कंट्रोल्स हैं उसकी कमेटी है. डेवलपमेंट का काम तो नहीं होना चाहिए ना. इसी तरह पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो लेकिन इसमें एक नुकता और ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, और खासतौर पर इसके साथ जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम की भी कहीं पर बात होती है. तो आप इस डिबेट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम वाला आइडिया पहले भी आया था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी. तो क्या वाकई इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए या फिर ये विफाक के पास वेस्टेड होना चाहिए कि क्या करिकुलम हो, क्या एजुकेशन जो है वो दी जाए? देखिए 3 थिंग्स अगेन. 1, एक ऐसा पहलू है जो कि बहुत बर्निंग है लेकिन अगेन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. वो है हेल्थ. एक हेल्दी जो है कौम वही तरक्की करेगी ना, और हेल्दी कौम जो कि एजुकेटेड है वो और भी ज्यादा तरक्की करेगी. और इन दोनों मामलात में जो बहुत जरूरी है वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी आए. यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं आएगी, ये बात अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो फिर माइग्रेशंस होंगी फ्रॉम वन प्रोविंस टू द अदर.
हाँ। आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता अच्छा। मुल्कों में लोग देखते हैं कि कहाँ अच्छे स्कूल हैं और वहां पे फिर वो अपनी जो है वो रिहाइश रखते हैं। तो अगर यूनिफॉर्मिटी होगी, एक तरह का करिकुलम होगा, एक तरह के आपके हेल्थ के स्टैंडर्ड्स होंगे, तो ये